डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित 7th फेज की जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, वो भी सेकंड फेज वाले, जिसकी परीक्षा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है, उसके लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है, सीरीज है, उसी क्रम में आज का हम लोग पाँचवा जो पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पाँचवा सीरीज है उसको सॉल्व करते हैं। पहले दोस्तों, आप मतलब कि रिलैक्स होकर पढ़िए, पेशेंस के साथ पढ़िए, ज़्यादा घबराना नहीं है, हाइपर नहीं होना है। जितना आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, उसी बतौर रिवीजन के तौर पे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना देर किए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य का जन्म निम्नलिखित में से किस नगरी में हुआ था? यानी जो कौटिल्य हैं, आपके आचार्य कौटिल्य या जो विष्णुगुप्त हैं या आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उसके प्रधान अमात्य, इनका जो जन्म है, जन्मस्थली कहाँ है? तो है आपका तक्षशिला। ये आपको सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपको मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। न्याय क्या है कि न्याय जो है कि व्यक्ति व वर्गों द्वारा स्वभावानुकूल कर्तव्यों का पालन, जैसे आप कह सकते हैं ये प्लेटो से संबंधित है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा है आपका कि आदर्श नागरिक के निर्माण के लिए सकारात्मक साधन, सही है। साम्यवाद क्या है? संपत्ति एवं परिवार से अभिभावक वर्ग को वंचित करना। ये जितने भी कंसेप्ट हैं आपके प्लेटो से संबंधित हैं। और अभिभावक वर्ग क्या है? जो भी अभिभावक हैं उनके लिए क्या है कि सैनिक एवं दार्शनिक वर्ग के लिए अभिभावक वर्ग है, राजा के लिए। चलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते थे, मध्ययुगीन चिंतक दैवी और वहीं मैकियावेली जो क्या मानता है? तो प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं, स्वाभाविक संस्था मानते हैं। लेकिन मध्ययुगीन जितने विचारक हुए उसको राज्य को दैव उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं। लेकिन आफ्टर मैकियावेली या मैकियावेली से जो मैकियावेली है वो राज्य को क्या कृत्रिम और अनुबंध पर आधारित मानता है, यानी राज्य का निर्माण कृत्रिम यानी व्यक्तियों ने किया और अपने लाभ के लिए समझौते के आधार पर इसका निर्माण किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार के बिना राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो सामाजिक सुधार के बिना राष्ट्रीय भावना का यानी राष्ट्रवाद का विकास नहीं हो सकता, यह इसका संभव नहीं है। तो ये कथन आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है। अगला प्रश्न देखिए, प्रजातंत्र शासन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें लोगों के जीवन में लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बिना रक्तपात के प्रस्तुत किए जाते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है। ये कोट किसका है? तो ये कोट भी आपका बी.आर. अम्बेडकर का है। वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कहा कि वह नियोक्ता तथा श्रमिकों के मध्य कोई भी संघर्ष हो उसमें श्रमिक वर्ग का पक्ष लेंगे? 2 जुलाई 1942 को। याद रहे कि जो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में इस पर खासकर जो आपका अम्बेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको इसमें हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि यह पर्याप्त नहीं है कि भारत में स्वराज्य आए, महत्वपूर्ण तो यह है कि स्वराज्य रहता किसके हाथों में है। बेहद महत्वपूर्ण कोट था ये, क्योंकि जो आपके अम्बेडकर हैं उनके जितना विद्वान, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी का मानना है कि अब तक उनके जितना विद्वान या फर्टाइल ब्रेन अब तक उनकी यूनिवर्सिटी में नहीं है। बहुत विद्वान थे, बहुत क्या मतलब कि सटीक बात करते थे और उनकी जो बातें थी लगभग उनको कोई काट नहीं पाता था। देखिए कितनी बड़ी बात कहा। उन्होंने कहा कि यह पर्याप्त नहीं कि भारत में स्वराज आए, लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है कि स्वराज रहता किसके हाथों में। तो ये कथन भी आपका बी.आर. अम्बेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कर चुके हैं, परंतु आर्थिक और सामाजिक समानता के बिना यह पर्याप्त नहीं है, किसने कहा? तो ये महत्वपूर्ण कोट भी आपका
आपका अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति जैसी उपलब्धि के श्रेय के अधिकारी यदि महात्मा गांधी हैं तो इन्हें संहिताबद्ध करने का श्रेय उनके प्रमुखतम आलोचक तथा हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका एस सहाय का है। क्वेश्चन नंबर 10, दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो थ्री ऑफ टू स्वॉर्ड्स हैं किसका किस लिए है या किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका कि राज्य और चर्च के संबंध से है। चर्चा नहीं, यह आप इसको चर्च कर लीजिए, स्टेट वर्ड से या स्टेट एंड चर्च से रिलेटेड है ये दो तलवारों का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस विचारक को मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, पिछली बार पूछा गया है ये प्रश्न आपसे कि मध्यकाल का जो अरस्तु है थॉमस एक्विनास है और इसी का जो थ्री ऑफ टू स्वॉर्ड्स है और थ्री ऑफ टू स्टेट या कहें दो सत्ताओं का युग या दो राज्यों का सिद्धांत या एक जो सिटी ऑफ गॉड है वो सेंट साइमन, जिसमें वो दो सत्ताओं की बात करते हैं, और जो थ्री ऑफ टू स्वॉर्ड्स है वो जो आपका थॉमस एक्विनास है वो चर्च और राज्य से संबंध करता है। क्वेश्चन नंबर 12, तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत विधियों में संरूपण विधि का काफी महत्व है जो किस पर जोर देता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंकड़ों पर। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष के सुधारों के बाद विग कहिए और टोरियन दल क्रमशः लिबरल एवं कंजर्वेटिव कहलाने लगे? ये विग और टोरी दल किसके बाद लिबरल और कंजर्वेटिव कहलाने लगे? तो है आपका 1832 के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसने कहा कि प्रजातंत्र अयुग और मंद बुद्धि वालों का शासन है? यानी कहने का मतलब किसने कहा कि जो प्रजातंत्र है मूर्खों का शासन है? सीधा सीधा आप कहें तो ये हेनरी मैन भी कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न कि विकास के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो है आपका भूमि, श्रम व पूंजी पर। अगला प्रश्न है कि बहुलवादी पक्षधर हैं, तो बहुलवादी जितने भी हैं वो कहते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण करने के बजाय उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, राज्य की शक्ति में वृद्धि नहीं बल्कि उसमें कटौती होना चाहिए, कम से कम शासन की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नंबर 17 कि समाज शक्ति के अतार्किक सिद्धांतों से संचालित नहीं होना चाहिए। समाज शक्ति के अतार्किक विधान सिद्धांतों से संचालित नहीं होना चाहिए, किसका कथन है? दार्शनिक अराजकतावादी हैं उनसे संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 18 कि किसने कहा कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है? प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को भी नष्ट करती है। ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न, जब संप्रभुता सही हाथों में होती है या विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका आइजा बर्लिन का है। अगला प्रश्न देखिए, वितरणात्मक न्याय जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसका अग्रज यानी जो मुख्य प्रतिपादक है या इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले कौन से विचारक हैं? तो हैं आपके अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य केवल पर विषय क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकता है, स्वविषयक नहीं, यानी पर विषयक और स्वविषयक स्वतंत्रता की बात करने वाले आपके जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो कहते हैं कि राज्य केवल पर विषयक दूसरों से संबंधित कार्यों के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बहुलवाद का पिता किसे कहा जाता है? जो प्लूरलिज्म है उसका ओरिजिन किसने किया या उसकी प्रथम व्याख्याता या उस किस विचारधारा से मानी जाती है? ये जो गेर्क हैं वो बहुलवाद के पिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? निरंकुश संप्रभुता का सशक्त समर्थक जो था आपका थॉमस हॉब्स है। क्वेश्चन नंबर 24 कि यह किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, ये किसका कथन और बेहद महत्वपूर्ण कथन है। कई लोग इसको कार्ल मार्क्स बोल देते हैं, तो ये गलत है, आप क्लियर कर लीजिए, लेनिन का कथन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति या आयोग ने वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर किए जाने की अभिशंसा या अनुशंसा की या सिफारिश की?
तो ये कथन भी है, ये जो आपका फैक्ट है ये भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जो झा समिति यानी एल के झा समिति, उसने कहा कि जो वित्तीय वर्ष है 1 जनवरी से 31 दिसंबर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि फ्रांस के इतिहास में चतुर्थ गणतंत्र का समय या कालक्रम निम्न में से किस समय से संबंधित है? तो है आपका 46 से लेकर 58 और 58 में इसका पंचम गणतंत्र लागू हुआ और यहीं से पंचम गणतंत्र जो संविधान नया लागू हुआ तो उसे पंचम गणतंत्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA के बारे में दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही इसमें आंसर आपको चूज करना है। तो कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, सही है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, ये भी सही है। 86वें संशोधन से समादेशित है, ये भी सही है। इस स्कीम 6 से 12 वर्ष आयु वाले बच्चों को सम्मिलित करने की होती है, ये गलत है क्योंकि 6 से 12 नहीं 6 से 14 वर्ष है। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 28 कारण देखिए कि आकस्मिक निधि, हाँ, भारत के संविधान द्वारा संसद को भारत की आकस्मिक निधि स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है, ये आपका सही है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य सरकार किसी अप्रत्याशित व्यय की आवश्यकता को पूरा करना है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 29 कि विकास प्रशासन के संदर्भ में प्रशासन रहित विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? प्रशासन रहित विकास की अवधारणा जो है ओपी द्विवेदी से संबंधित है। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रतिवर्ष प्रारंभ होने वाले प्रथम सत्र में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार है? तो है आपका अनुच्छेद 87। क्वेश्चन नंबर 31 एचिसन इसको सुधार कर लीजिए। एचिसन कमीशन ने भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण निम्न वर्गों में करने की सिफारिश की। किस वर्गों में उनका जो क्लासिफिकेशन किया, कौन कौन से उसने वर्ग बनाए? तो वो है आपका एक तो शाही लोक सेवा आयोग और प्रादेशिक लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ लोक सेवा आयोग, 3 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 32 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण में संलग्न नहीं है? नीति निर्माण में संलग्न कौन सी संस्था नहीं है? तो आपका जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 ये आपको मैच करना है। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका किससे संबंधित है? वो है आपके एल के झा से संबंधित है। और द कमीशन फॉर सेंट्रल स्टेट रिलेशन सरकारी आयोग से संबंधित है और ये एल के झा। कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार निरोधक से संबंधित समिति कौन सी है? तो के संथानम समिति है। रेलवे करप्शन इंक्वायरी कमेटी किसके उसमें बैठी? तो ये आचार्य जेबी कृपलानी के उसमें। तो ऑप्शन जो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कि तुलनात्मक राजनीति की कौन सी शाखा औपचारिक एवं अनौपचारिक तंत्रों मैकेनिज्म की जांच करने का प्रयास करती है जिसके द्वारा अभिवृत्तियों जो एटीट्यूड्स हैं को मन में बिठाया जाता है? देखिए प्रश्न बहुत सा सीधा सीधा है लेकिन आपसे जो भाषा बदल दिया गया है तो उसी से आपको थोड़ा सा वो होगा। तो सही से अगर आप इसको देखेंगे तो मैकेनिज्म की बात करने में जांच का प्रयास करती है कि अभिवृत्तियों एटीट्यूड्स को मन में बिठाया जाता है। तो आपका पॉलिटिकल जो कम्युनिकेशन है, राजनीतिक संप्रेषण है, इससे संबंधित है आपका। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है? तो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? आपके स्वयं अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ऐसे प्रश्न देखिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी केसेस हैं आपको अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिए और ये आपको पता होना चाहिए किस वाद में कौन सा नया सिद्धांत विकसित हुआ। तो देखिए जो आपका एसपी गुप्ता बनाम जो भारत संघ है या यूनियन ऑफ इंडिया है वो आपका न्यायाधीशों के अंतरण से संबंधित है। फिर एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये आपका यह
ताज प्रदूषण से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम 1973 वाला आपको पता है कि मूल ढांचा से संबंधित है। कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये आपका जो पेट्रोल पंप का आवंटन उससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है। धारा जो 34 आर्टिकल 34 जो है वो है द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी AFCPA का से संबंधित है। देखिए कई लोग सब पढ़ते हैं, सारे अनुच्छेदों को रटते हैं, लेकिन अनुच्छेद 33, 34 और 35 को नहीं पढ़ते, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से किसने द फेडरल पेपर्स लिखा है। तो किसने लिखा है, तो मेडिसन ने फेडरल पेपर्स से संबंधित है, ये उनकी रचना है। एक बार और फिर से आपको हम याद दिला दें कि हम लोग BPSC द्वारा आयोजित BPSC PGT जो पॉलिटिकल साइंस है उससे संबंधित हम लोग बेहद महत्वपूर्ण MCQs की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आपका इससे ये लाभ होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके बतौर रिवीजन हो सकता है, और ये जो इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है वो आपके उसी स्तर पर शामिल किया गया है। और एक और चीज़, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और एक बार फिर से कि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है या मिस्टेक होता है तो उसके लिए खेद है, हो जाता है कभी कभी, सब लोग यहाँ सर्वज्ञानी नहीं बैठे हैं, किसी ने गलतियाँ जरूरी है कि गलतियाँ आपसे हो ताकि उसमें हम लोग सुधार करें। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत में कॉलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया, कब किया गया कॉलेजियम व्यवस्था, किस मामले में किया गया है, तो है आपका न्यायपालिका में। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से किस चिंतक ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी है, तो है आपके कौन, शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा देने वाले कौन है, विल्फ्रेड पेरेटो हैं। इसलिए ये मैकियावेली से भी संबंधित है, लेकिन यहाँ जो है विल्फ्रेड पेरेटो इस सर्कुलेशन ऑफ एलिट की बात करता है, और एलिट मतलब अभिजन सिद्धांत जब आप इसका पढ़ेंगे तब उसमें है। क्वेश्चन नंबर ये आपका कथन और कारण है, तो पूछ रहा है आपसे, आज सरकार का संसदीय स्वरूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार प्रणाली, ये कथन आपका सही है, कथन सही है। कारण क्या, संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो इसका दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, और एक ही सही व्याख्या आ रहा है। अगला प्रश्न 42 कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निम्नलिखित में से किस वाद में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और अधिकार असीमित है, तो ये जो आपका आंसर होगा शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ में ऐसा मामला है कि संसद के पास संशोधन का अनंत या असीमित अधिकार है। अगला प्रश्न 43 कारण भी अभी कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यह सर्वोपरि संवैधानिक उदारता और मानवाधिकारों को विस्तारित करने और उनकी सुरक्षा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में विफल हुआ है। ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ये कथन आपका गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को गढ़ने आकार देने में अहम भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रही है, उससे भी परे जो कि संविधान के निर्माताओं ने कल्पना की थी और जो न्यायालय अन्य देशों की भूमिका निभाते हैं। ये कथन आपका सही है। इस हिसाब से आपका ए असत्य, डी सत्य है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 44 जनहित याचिका को निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोज्य नहीं है, यानी उसके संबंधित किससे नहीं है। जनहित याचिकाओं का जो अनुप्रयोज्य नहीं है वो है आपका लोकस स्टैंडी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि गृह सचिव A.N. वोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने क्या निष्कर्ष निकाला था। तो वोहरा समिति जो है या वोहरा आयोग ये आपका संबंधित है राजनीति के अपराधीकरण या कहें तो राजनीतिज्ञों, अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच की साठगांठ से संबंधित समीक्षा करने के लिए ये वोहरा समिति की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 46 इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है। बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, आपको सपने में भी इसको नहीं भूलना है क्योंकि कब ये आ जाए किसी को नहीं पता। इसके आने के लगभग 90% केसेस हैं। तो 46 का आंसर होगा रामचंद्र, वो आप इसको रट लीजिए। ऐसे प्रश्न आपसे नहीं भूलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो सन 1926 से
कार्यशील हुआ या 1926 में ये पहली बार वहाँ से अपना कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है? कौन सा कथन सत्य है इसमें से? तो इसमें से जो सही कथन है वो है संविधान का अर्थ ही संवैधानिक शासन है। ये आपको हमसे याद रखना है। अगला प्रश्न 49 कि यह किसका विचार था कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है? ये थे आपके CF स्ट्रॉन्ग का ही मानना था। ये आपको अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, ये आपको मैच करना है एक दूसरे से। तो शासन और भौतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच सहसंबंध, तो ये किससे संबंधित है? मॉन्टेस्क्यू से। कहने मतलब देखिए बात कैसे घुमा दिया कि शासन एवं भौतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंध, ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा है। बहुदलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के बीच संबंध मॉरिस टुवर्जर, यानी कहने का मतलब कि पार्टी या जो राजनीतिक दलों का उनका वर्गीकरण से संबंधित है। अल्पतंत्र का लॉ नियम रॉबर्ट मिशेल, और सर्कुलेशन ऑफ एलिट की बात करने वाले पेरेटो हैं। और अल्पतंत्र का जो आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की बोलते हैं इसको, रॉबर्ट मिशेल के द्वारा दिया गया। उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था साटोरी, यानी सभी सम्मिलित हैं 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आमंड के हित अभिव्यक्तिकरण करने वाले संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो एक तो है आपका इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशनल और एनोमिक। जो प्रजाति संरचना ये शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? कौन सा है? तो भारत के जो इकाई है नहीं राज्य है वो संविधान संशोधन के लिए पहल नहीं कर सकते, बल्कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य में ऐसा प्रावधान है कि राज्य संविधान संशोधन से संबंधित क्या मतलब कि शुरुआत कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन एक जीन लॉन्डर के सामुदायिक दबाव समूहों के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है? ये है आपका संस्थात्मक यानी इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि संसदीय शासन में शासन का प्रधान कौन होता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो शासन का प्रधान होता है यह मुखिया है। प्रधान मतलब देखिए इसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो मंत्रियों में प्रधान है, उसकी जो योग्यता है मंत्रियों के समकक्ष है, ठीक है, बस प्रधान है, इसलिए हम कह सकते हैं मंत्री परिषद क्या है? प्रधान है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, नौकरशाही क्या है? तो नौकरशाही जो है आपकी कि मध्यकालीन सामंतीय प्रणाली की ये पैदावार है यानी उपज है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत पर सबसे पहले आर्थिक शोषण एवं राजनीतिक दमन का श्री गणेश किसने किया? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान शासन और सरकार और राजनीति के आधुनिक विकसित रूप को समझने के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? तो ये आपको ब्रिटिश शासन का अध्ययन आवश्यक है, तभी आप भारतीय इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? भारतीय संविधान की जो संघीय विशेषता है क्या है? एक सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ संघीय व्यवस्था क्या है? एक सर्वोच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 59 कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत वर्णित है, जिसमें किस प्रकार की विधि से संशोधन किया जा सकता है? अगर आपके भारत के राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अगर उसमें संशोधन करना है तो आपको विशेष बहुमत भी लाना होगा। उसके साथ संसद की विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन की प्रक्रिया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्न में से किस रिट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम करने के लिए रोका जा सकता है जिसके लिए विधि के अनुसार सक्षम नहीं है? तो है आपका अधिकार परीक्षा क्यों वारंटी के माध्यम से। जो आपकी 5 रिट हैं वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। क्वेश्चन नंबर 61 कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 21 में ऐसा प्रावधान है जो कि आपका मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल यानी बाह्य युद्ध की घोषणा होने की स्थिति में कि कौन सी स्थिति लागू नहीं होती है? तो जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है कब? कि बाह्य आक्रमण के आधार पर
देखिए अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार निरस्त हो जाता है, सही है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय से संबंधित अध्यादेश जारी करने तो राष्ट्रपति अधिकृत है, भी सही है। संसद केंद्रीय अधिकारियों को राज्य अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये गलत है। तो जो इसका सही आंसर होगा कि केवल 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, CR दास का संबंध किस दल से था? तो जो स्वराज पार्टी है उनसे संबंधित थे आपके CR दास। क्वेश्चन नंबर 64, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कॉमन सभा में एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, लेकिन वो किस पार्टी से थे? तो जो किस पार्टी से उनका निर्वाचन हुआ था? लिबरल पार्टी नहीं, उदारवादी पार्टी से संबंधित थे। 65 देखिए, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया और जो सन है आपका 1942। पहले दोस्तों फिर से हम आपसे बता दें कि हम लोग ये PGT, PPSC, PGT पॉलिटिकल साइंस का जो 11 से 12 का यानी वर्ग 2 है उसके लिए हम बेहद महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो आज का है पार्ट 5 है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, समझिए, रिवाइज कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेधड़क कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66, और हाँ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन होम रूल मूवमेंट से संबंधित था? तो होम रूल मूवमेंट से संबंधित जो व्यक्ति हैं लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सरकारी आयोग रिपोर्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आपका सरकारी आयोग। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका यदि ईश्वर अस्पृश्य, हाँ सही है, इसका जो सही आंसर होगा लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संघ के निम्नलिखित किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है, यानी कहाँ विधान परिषद नहीं है? तो जो आपका उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में अब तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जब कह सकते हैं हम कि जब ये चूँकि पेपर पहले का है तो उस समय ये तमिलनाडु है, लेकिन इन तीनों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, वर्तमान में नहीं है। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इसमें से INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए? तो आपके लाला लाजपत राय हुआ, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये सॉरी जो आपके बाल गंगाधर तिलक है और विपिन चंद्र पाल ये INC के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुए। तो प्यारे दोस्तों, आप पॉजिटिव माइंड के साथ रिलैक्स होकर अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।